तो कल हमने पढ़ा एक जनरलाइजेशन था कल केवल मेंडलिज्म का, कि किस प्रकार मेंडल कहाँ पैदा हुए, किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल करी और किस प्रकार उनका इतना बड़ा काम अननोटिस्ड रह गया। और जब वो रीडिस्कवर हुआ भी तो भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि मेंडल इतने परफेक्ट कैसे थे और उनके रिजल्ट इतने रियलिस्टिक कैसे थे। खैर वो कल की बात थी। आज हम आपको मेंडल के 3 लॉ का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन किया था, जिसमें पी प्लांट को लिया था, उस पी प्लांट में जब उन्होंने पेपर पढ़ा अपने दो बार में, यानी एक 8 फरवरी को, एक 8 मार्च को, तो उन्होंने इस तरीके से कुछ कंक्लूजन निकाले थे। तो वो जो कंक्लूजन था उसमें उनका ये कहना था कि बेसिकली जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया वो था टॉल प्लांट की प्योर लाइन को ड्वार्फ प्लांट्स में क्रॉस कराना और F1 जनरेशन में एक हाइब्रिड का आना, जो कि फिनोटिपिक इफेक्ट उसका क्या था, टॉलनेस, यानी जितने भी प्लांट थे टॉल थे। ये प्लांट कितने बड़े थे, ये 2 मीटर हाइट के थे और ये आधे मीटर हाइट के थे, यानी इतना डिफरेंस था शार्प। तो F1 जनरेशन कहते हैं, इसका F का मतलब होता है फीलियल जनरेशन। F1 जनरेशन है, इसमें जो भी कैरेक्टर आएगा वो टॉल होगा। तो ये डोमिनेंस, उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि अगर हम किसी 2 प्योर लाइन को कंट्रास्टिंग अल्टरनेटिव फॉर्म्स के 2 लाइन को क्रॉस कराएं, भले ही रेसिप्रोकल क्रॉस कराएं, तो भी जो भी F1 जनरेशन आएगी उसमें एक ही कैरेक्टर दिखाई देगा और वो जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा। इसलिए एक लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया हमने। फिर सेग्रीगेशन में उन्होंने कहा कि अगर इसी प्लांट को फिर से शो कर दिया जाए तो इस प्रकार से उसके बीजों को जब हम इकट्ठा करेंगे और फिर ग्रो करेंगे F2 जनरेशन में, तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर होगा। यानी किसका सेग्रीगेशन होगा, ये जो 2 कैरेक्टर, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जो हैं वो फिर से सेग्रीगेट होंगे। तो इस प्रकार से लंबे और ड्वार्फ प्लांट्स में एक दोनों प्रकार के प्लांट मिलेंगे, उसमें भले ही रेशियो 3:1 का होगा, यानी अगर 4 प्लांट हैं तो उसमें से 3 प्लांट लंबे होंगे, 1 प्लांट छोटा होगा। उन्होंने जिस अकरेंस ऑफ दिस शॉर्ट प्लांट, ड्वार्फ प्लांट को ये कंक्लूड किया कि देयर इज ए सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। तो कोई ब्लेंडिंग नहीं है, शार्प कंट्रास्टिंग कैरेक्टर F1 में है और जो कैरेक्टर नहीं दिख रहा है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, और डिस्ट्रॉय ना होने के कारण वो वहीं पर है। और जब उससे अलग अलग 2 गैमीट बनते हैं तो वो जो गैमीट है वो अपने कैरेक्टर के लिए प्योर हैं। तो इसीलिए एक और कभी कभी चौथा भी हो जाता है कि लॉ ऑफ प्योरिटी। तो डोमिनेंस और प्योरिटी एक ही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि गैमीट हमेशा इक्वल नंबर में, यानी बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शन में 2 एलील्स के लिए बनेंगे गैमीट। एक ही एलील को लेकर के गैमीट बनेगा, दूसरे एलील को लेकर के नहीं बनेगा। और ये कैरेक्टर फिर से प्रदर्शित होता है, इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर एलील्स ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ये अलग अलग सेग्रीगेट होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी ये हो जाता है।
फिर उन्होंने, जैसे मैंने कल भी बताया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा था कि येलो और राउंड सीड्स एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, कलर एंड शेप उन्होंने लिया कि जिसे हम मोनोहाइब्रिड था यानी एक ही कैरेक्टर था, अब हम उसे डाईहाइब्रिड कह रहे हैं क्योंकि अब हम दो कैरेक्टर एक साथ ले रहे हैं. ही वॉन्टेड टू नो दैट वेदर दीज कैरेक्टर्स यानी वाई यानी द कैरेक्टर ऑफ शेप रिंकल्ड और राउंड and the character of color of cotyledon color yellow और green, ये वही segregation का रेशियो शो करते हैं कि नहीं करते हैं. उन्होंने देखा कि जो हाइब्रिड था वो उसी तरीके से येलो एंड राउंड आया F1 जनरेशन में, और जब इसी का जब 4 कैरेक्टर चूंकि लिया था हमने, चार कैरेक्टर लिया था तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगी, इसलिए y y y y एक के साथ बड़ा r छोटा r बड़ा R छोटा r, तो ये गैमीट्स बने और इन गैमीट्स को जब सेल्फिंग हुई तो इन्होंने एक ऑफ स्प्रिंग दी जिसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने दिखाया कि जो टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग होगा वो 16 होगा और फिनोटाइप जो है 4 प्रकार के होंगे और चारों प्रकार के फिनोटाइप 9 3 3 1 के रेशियो में शो होंगे. तो एकाध हम लिख देते हैं यहाँ पर y y r r. तो यहाँ आप देखेंगे कि सब में y y है, यहाँ सब में छोटा वाला y है, फिर ये y है. तो क्या होगा कि किसी भी चेकर बोर्ड को अगर आप देखें तो इसमें अगर आप पाएं तो आप ये देखेंगे कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, हाँ इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इस चेकर बोर्ड का मतलब इसे हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं. इंटरप्रेट करने में यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिखूंगा, उसे ध्यान दीजिएगा. जब आप जेनेटिक इंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा देगा. जैसे इसमें कुल कितने खाने हैं? 16 किसका मल्टीपल है? 4 का है. तो हम 3:1 में भी टोटल नंबर ऑफ क्या थे? 4. यहां ये ध्यान रखना है कि कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर, कोई भी एक यानी सिंगल डोमिनेंट कैरेक्टर कितने खानों में आएगा? वो 9 खानों में आएगा. ये याद रखना है. अगर डबल डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो कितने खानों में आएगा? 12 खाने. यानी 12 ऐसे खाने होंगे जहां पर या तो Y होगा या R होगा, यानी एक डोमिनेंट जरूर होगा. कितने ऐसे खाने हैं जहां पर सिंगल रिसेसिव कैरेक्टर होगा? सिंगल यानी किसी एक का.
और या अगर दोनों का ले लें तो 7 ऐसे खाने होंगे जिसमें कि एक ना एक सिंगल कैरेक्टर जरूर होगा, मैं यानी कि सिंगल कह रहे हैं कि रेसेसिव कैरेक्टर पेयर में जरूर होगा। और एक खाना ऐसा है जिसमें दोनों सिंगल होंगे, वो रेसेसिव होंगे। दोनों रेसेसिव कैरेक्टर कितने में होंगे? एक में, जो कि ये वाला है। यानी यहां पर स्मॉल y भी होगा और स्मॉल r होगा। अब आप देखिए, स्मॉल y यहाँ भी होगा, स्मॉल y यहाँ भी होगा, स्मॉल y यहाँ भी होगा, स्मॉल r यहाँ होगा, स्मॉल r यहाँ होगा, स्मॉल r यहाँ होगा। तो ये 7 खाने ऐसे हैं जिसमें कि कोई ना कोई एक रेसेसिव कैरेक्टर जरूर होगा, और एक अकेला खाना है जिसमें दोनों रेसेसिव कैरेक्टर होंगे। एक ही अकेला खाना है जिसमें दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में है। दोनों डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, दोनों रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। तो यहां जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई एक कैरेक्टर जब भी आएगा अपना कलर देगा, जब भी आएगा अपना कलर वो देगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ऐसे लिखिए, डबल सिंगल। तो ये जो 9 नंबर है, 12 नंबर है, 7 है और 1 है, ये 9 नंबर किससे बना है? डबल डोमिनेंट, यानी A प्लस B। ये किससे बना है? या तो A है या B है। यानी 12 ऐसे खाने हैं जिसमें A होगा, मतलब A होगा ही होगा, और 12 ही ऐसे खाने हैं जिसमें B भी होगा। वो भले उन 12 में से 9 ऐसे खाने होंगे जिसमें ये दोनों होंगे। तो अगर ये दोनों मिलकर कोई एक कैरेक्टर देते हैं, सपोज कीजिए कि वो एक कैरेक्टर C देते हैं, और अलग अलग आने पर एक ही टाइप का कैरेक्टर देते हैं, और उसका रेसेसिव एक ही टाइप का कैरेक्टर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 9, और जो दूसरा कैरेक्टर आएगा 9-7 का रेशियो बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ 9-3-3-1। इसी प्रकार अगर वो A आए चाहे B आए, तो भी एक ही कैरेक्टर मान लीजिए दे रहा है D, तो D का रेशियो क्या हो गया? 12। अब A आए या B आए, यानी डोमिनेंट इपिस्टेसिस है कि एक ही आएगा तो वो दूसरे वाले को नहीं आने देगा, यानी रेसेसिव को नहीं आने देगा। और नेचुरल सी बात है कि डोमिनेंट जब होगा तो रेसेसिव नहीं आएगा, और जब रेसेसिव आएगा तो किसी का भी रेसेसिव हो वो एक ही कैरेक्टर मान लीजिए देगा, E देगा, तो रेसेसिव इसके बाद कितने बचे? 3, यानी किसी एक का रेसेसिव, यानी A का रेसेसिव हो या B का रेसेसिव हो, मान लीजिए वो व्हाइट कलर ही देता है, तो 12 के बाद क्या हो जाएगा? 3। और अगर दोनों के रेसेसिव एक साथ आ जाएं तो वो ग्रीन कलर देगा, तो 12-3-1 रेशियो हो गया। 9-7 हो गया, 12-3-1 हो गया। अगर 12 दोनों डोमिनेंट आते हैं, वो भी व्हाइट कलर दे रहे हैं, और जो दोनों रेसेसिव है वो भी व्हाइट कलर दे रहा है, और इसके अलावा बाकी जो कॉम्बिनेशन वो कोई दूसरा कलर दे रहा है, तो रेशियो क्या बन गया? 13 और 1 का। अगर इस साथ में भी यहां पर दोनों डोमिनेंट है, डबल डोमिनेंट है, 9 में डबल डोमिनेंट है, अलग अलग आ रहे हैं, तो वो अलग अलग कलर दे रहे हैं, तो इसका मतलब 9-1 रेशियो होगा। दूसरा एक जो अलग से आएगा वो 3 कलर देगा, और जो ये चारों खाने हैं ये एक साथ कलर देंगे, तो 9-3-4 या 9-4-3 रेशियो हो जाएगा। तो ये इस वजह से होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जेनेटिक इंटरेक्शन में
जब हम इसी चेकर बोर्ड को बनाते हैं, हालांकि जेनेटिक इंटरेक्शन का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि यही चेकर बोर्ड बनाते हैं, तो इस बोर्ड को चूंकि हम यहाँ आपको बता रहे हैं, तो इसमें इतनी सारी कंडीशन होती है, इसे आपको याद होना चाहिए कि डबल डोमिनेंट 9 जगह होगा, सिंगल डोमिनेंट 12 जगह होगा, सिंगल रिसेसिव 7 जगह होगा और डबल रिसेसिव 1 जगह होगा। तो कल भी मैंने इसको बताया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ये देखना चाह रहे थे कि अगर येलो कलर को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, येलो कलर को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो राउंड और रिंकल्ड आपस में क्या 3:1 रेशियो बनाते हैं, तो बनाते हैं। और अगर हम राउंड शेप को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो कलर भी अपना 3:1 रेशियो में ही सेग्रीगेट होता है, जो इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कंफर्म करता है। अब बात यहां उठती है कि ये तो हमने कल के कंटिन्यूएशन में बता दिया आपको। तो जो पी का था, पी का उन्होंने 4 क्रोमोसोम छोड़िए अभी, पी का उन्होंने 7 कैरेक्टर लिया और 7 कैरेक्टर लेने के बाद उन्होंने पी को ही क्यों चुना, जैसे कल मैंने कहा था कि उन्होंने हॉकवीड को भी हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करी थी, लेकिन बाद में वो एपोमिक्टिक निकला है क्योंकि सारे इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स दे रहा था F1, तो वो बाद में पता चला कि उसमें एपोमिक्सिस पाई जा रही है, इसकी वजह से दे रहा है। तो जो P का, जैसा कि आप इंटर में भी पढ़े होंगे, वो 7 कैरेक्टर दिया है, लेकिन कल मैंने कहा था कि 7 के बजाय 8 भी है। 8वां क्यों है? क्योंकि सीड कोट कलर और फ्लावर कलर के लिए एक ही जीन इस्तेमाल होता है, वो इन्होंने यूज किया था। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये मेंडल ने ओरिजिनली यूज किए थे। और सिंबल क्या यूज किया था? उसका यूज किया था जो म्यूटेंट कैरेक्टर है। म्यूटेंट कैरेक्टर वो है जो कॉमनली फाउंड कैरेक्टर से डेविएट हुआ। तो कॉमनली फाउंड कैरेक्टर क्या कहलाएगा? वाइल्ड। कॉमनली फाउंड कैरेक्टर क्या कहलाएगा? वाइल्ड। तो जो म्यूटेंट कैरेक्टर था उसके अल्फाबेट को यूज किया इन्होंने, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट्स को दिखाया। अब आजकल लोग वाइल्ड कैरेक्टर को प्लस भी देने लगे, तो यू कैन राइट प्लस इंस्टेड ऑफ वाइल्ड कैरेक्टर। और म्यूटेंट का आप अल्फाबेट ले सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेट पहले कम ही कैरेक्टर थे इसलिए आसानी से हो जाता था, अब बहुत ज्यादा कैरेक्टर हो गए हैं तो अल्फाबेट थोड़े बड़े बड़े भी यूज हो गए। तो ये जो 7 कैरेक्टर थे, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, जो क्रोमोसोमल थ्योरी है सटन एंड बोवेराई की, उसने ये प्रूव किया कि हाँ क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। इसका मतलब जो सेग्रीगेट होने वाला फैक्टर है वो क्रोमोसोम पर ही होगा। तो ये सवाल ये आया कि ये जो 7 कैरेक्टर है ये मेंडल के, ये कितने क्रोमोसोम पर हैं? क्या 7 अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि P में जो नंबर डिप्लॉयड नंबर है वो है 14, जो बेसिक नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी हैप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या 7 है। चूंकि उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे इसलिए लोग ये मानते रहे कि 7 क्रोमोसोम पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि क्रोमोसोम ही बता रहा है कि वो अलग अलग होकर के
वो अलग अलग होकर के क्रोमेटिड्स के रूप में जाता है, और मियोसिस में भी वो अलग अलग ही जाता है। एक पेरेंटल होता है, एक मैटरनल होता है। तो अगर कोई कैरेक्टर एक ही साथ एक ही क्रोमोसोम पर है तो वो एक ही साथ जाएंगे और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। तो इसलिए चूंकि मेंडल कह रहे थे कि हमें जो है साहब सातों कैरेक्टर में हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि 7 अलग अलग क्रोमोसोम पर हो। लेकिन अब ये मालूम है हमें कि 4 क्रोमोसोम पर ही ये सातों कैरेक्टर रहते हैं, लेकिन ये लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। अभी चूंकि 4 पर ही है, 7 अलग अलग है नहीं, तो लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। तो लिंकेज ग्रुप 5 लिंकेज ग्रुप बनाते हैं वो, जिसमें कि सीड फॉर्म यानी राउंड और रिंकल्ड होगा। तो पॉड का कलर कैसा होगा, ये एक लिंकेज ग्रुप है। ऑल्दो ये लिंकेज ग्रुप है, इन्हें एक साथ जाना चाहिए, इन्हें एक साथ जाना चाहिए, लेकिन ये जो दोनों ग्रुप हैं ये क्रोमोसोम पर दूर दूर स्थित है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, इसलिए ये लिंकेज शो नहीं करते। लेकिन लिंकेज शो कौन करेगा, स्टेम लेंथ और पॉड फॉर्म। स्टेम लेंथ और पॉड फॉर्म करीब करीब 12% का लिंकेज शो करते हैं, 12% का लिंकेज शो करते हैं। तो अक्सर ये सवाल कभी हर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यूज्ड बाय मेंडल शोज लिंकेज। तो यहाँ पर आपको स्टेम लेंथ और पॉड फॉर्म में, यानी वो इन्फ्लेटेड है कि कंस्ट्रिक्टेड है, टॉल है कि ड्वार्फ है, इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीट नहीं दिखाई देगा। तभी ये देखा गया कि इतना सारा मेंडल ने वर्क किया, तो क्या इन सातों का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड देखा होगा, जो एक तरीके से 21 तरीके के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर हम सातों कैरेक्टर को अलग अलग, कभी इसका इसका बना लें, इसका इसका बना लें, इसका इसका बना लें, या इसका उसका बना लें, ऐसे बनाए डाई हाइब्रिड करने के लिए, तो 21 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो क्या मेंडल ने 21 कॉम्बिनेशन स्टडी किए थे? ऐसा नहीं। मेंडल ने 21 कॉम्बिनेशन स्टडी नहीं किए थे। उन्होंने सिर्फ आर और आई यानी कि सीड फॉर्म और कॉटिलिडन कलर डाई हाइब्रिड में किया था, और सीड फॉर्म, कॉटिलिडन कलर और सीड कोट कलर यानी ए ट्राई हाइब्रिड में किया था, और लेंथ को उन्होंने मोनो हाइब्रिड में टेस्ट किया। क्यों नहीं किया था हमें कैसे मालूम है? क्योंकि अगर आप इसका मेंडल का ओरिजिनल पेपर पढ़ें तो उसमें आपको इनके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, केवल एक डाई हाइब्रिड का मिलेगा और एक ट्राई हाइब्रिड का मिलेगा। तो मेंडल कह तो रहे हैं कि इन सातों में मिलता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, लेकिन ही डिडंट परफॉर्म दोज एक्सपेरिमेंट्स। तो अब बात यहाँ आती है कि मेंडल ने जो रिजल्ट अपना पब्लिश किया उससे इन्फरेंस क्या निकला, ऐसी क्या बात निकल के आई जो उस जमाने में नहीं मालूम थी लोगों को। तो पहली बात ये निकल के आई कि कैरेक्टर जो है यूनिटरी है। या यूनिटरी कैरेक्टर का मतलब है कि कोई कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यानी अगर कैरेक्टर ऑफ कॉटिलिडन कलर है तो या तो येलो है और या वो ग्रीन है। इसी तरह अगर फ्लावर कलर देखें तो या तो वो येलो है या वाइट है। तो ये बता रहा है मेंडल ने, मतलब इसे कंक्लूड किया कि जो कैरेक्टर है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो भी दो कैरेक्टर है वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स में मिलते हैं।
यानी उनके दो ही एलील हो सकते हैं। एलील्स की संख्या क्या होगी? दो, आइदर दिस और दैट। उसके बाद उन्होंने ये बताया, जो उनके सारे रिजल्ट थे, कि क्या होगा कि गैमीट्स जो है रैंडमली सेग्रीगेशन से बनते हैं। गैमीट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू रैंडम सेग्रीगेशन। यानी कोई कैरेक्टर है, मतलब गैमीट्स बन रहा है, तो गैमीट में तय नहीं कि क्या जाएगा। कोई सेग्रीगेशन तो होगा, लेकिन ये तय नहीं है कि किस गैमीट में क्या जाएगा। लेकिन गैमीट्स जो है वो सिंगल कैरेक्टर ही रखेंगे। यानी एक जो गैमीट होगा उसमें सिर्फ उस कैरेक्टर का एक ही एलील होगा, सिंगल एलील ऑफ दैट कैरेक्टर। तो ये जो इन्फ्रेंस उन्होंने निकाला कि कैरेक्टर है, और उन्होंने ये भी निकाला कि जो दोनों एलील्स हैं इनमें डोमिनेंट और रेसेसिव की रिलेशनशिप होती है। यानी एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और एक, ये जो चारों इन्फ्रेंस थे जो उन्होंने अपने रिजल्ट में बताए, ये उस समय के लोगों को नहीं मालूम था। उस समय कंटिन्यूअस वेरिएशन का एक इमेज लोगों के दिमाग में थी कि जो भी इवोल्यूशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। उसमें आप देख सकते हैं कि धीरे 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 चेंज हो रहा है, एब्रप्ट चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे पीला है तो हल्का पीला भी कहीं होगा, थोड़ा और हल्का पीला होगा या थोड़ा और डार्क पीला होगा। तो मेंडल ने कहा कि नहीं नहीं, या तो पीला होगा या हरा होगा या लाल होगा या सफ़ेद होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ये मेंडल के फाइंडिंग्स थी, और इसीलिए मेंडेलियन ट्रेट्स नाम आया बाद में। मेंडेलियन ट्रेट्स। तो मेंडेलियन ट्रेट्स मतलब कि यूनिटरी होगा और एलील की संख्या दो ही होगी, और जो कैरेक्टर है दैट इज डिटरमाइंड बाय सिंगल जीन, जिसे वो फैक्टर बोल रहे थे। हालांकि जीन को बाद में 1909 में जॉनसन ने जो है कहा कि हाँ जीन कोई चीज होती है। तो यूनिटरी होगा, एलील्स की संख्या दो होगी, और जो कैरेक्टर है दैट इज गवर्न्ड बाय सिंगल जीन। तो ऐसे कैरेक्टर जो यूनिटरी शो होते हैं, जिनमें एलील्स की संख्या दो होती है, जो एक ही जीन द्वारा गवर्न होते हैं, उन्हें मेंडेलियन ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, दो बीमारी का नाम मैंने लिखा है। ये बीमारी एक ही जीन से गवर्न होती है, टे-सैक्स बीमारी है। तो मेंडेलियन ट्रेट मतलब दैट कैरेक्टर, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर which are or which is governed by single gene। बहुत सारे और भी तमाम ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक जीन से ज्यादा के द्वारा गवर्न होते हैं, उन्हें पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं। और अब हम जानते हैं कि एक से ज्यादा भी एलील होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को मल्टीपल एलील्स कंडीशन में कहा जाता है। और मल्टीपल एलील्स के अलावा फैक्टर भी बहुत सारे होते हैं कि हम उन्हें मल्टीपल फैक्टर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है, वो मेंडेलियन जेनेटिक्स से अलग है। तो ये एक जिस्ट है छोटा सा, ये तो आप हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कोई सब ज़्यादा समझने की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी इन सिंबल्स को एग्जाम में पूछता है कि ओरिजिनली
मेंडल ने सिंबल कौन सा यूज किया था? तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। वैसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही है कि जो लिंकेज शो करने वाले कैरेक्टर हैं वो कौन से हैं। तो स्टेम लेंथ है और पॉड का शेप है कि पॉड फली उसकी जो है इन्फ्लेटेड होगी कि कंस्ट्रिक्टेड होगी। अब इसके बाद एक बात और बनती है कि इसका जेनेटिक बेसिस क्या है। जेनेटिक बेसिस यानी कोई प्लांट एक ही जीन के कारण लंबा या छोटा कैसे हो रहा है, लंबा या छोटा कैसे हो रहा है। तो 1984 में ही ये पता चल गया था कि जो स्टेम लेंथ है वो किसकी वजह से है। एक एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जो बीटा हाइड्रोक्सिलेशन करता है किसका, जिब्रेलिन 20 का जिब्रेलिन 1 में बदलने के लिए। एक मिनट जरा बोलो। तो बीटा हाइड्रोक्सिलेशन करता है। तो जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म है GA1। ये एक्टिव फॉर्म इंटरनोडल ग्रोथ को बढ़ा यानी लेंथ को बढ़ा देता है। तो ये देखा गया कि ये जो LE यानी जो डोमिनेंट जीन है ये इस बीटा हाइड्रोक्सिलेज को बना रहा है और जो रेसेसिव जीन है उसमें ये बीटा हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन रहा है। तो अब हमें ये मालूम है कि ये जो स्टेम लेंथ है किसके कारण है, इस बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कारण है जो कि डोमिनेंट जीन बना लेता है और रेसेसिव जीन नहीं बना पाता। लेकिन अगर हम उसे एक्सटर्नली जिब्रेलिन दे दें तो वो फिर से लंबा हो जाए। तो ये भी पता लग गया कि ऐसा होता है। फिर ये देखा गया कि सीड फॉर्म क्या चीज है, इसकी भी खोज हुई। तो सीड फॉर्म में स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम, इसको कहा SBE1। ये एक एंजाइम था जो राउंडेड सीड में बनता था और रिंकल सीड में नहीं बनता। क्यों नहीं बनता था कि इसमें एक इंसर्शन हो जाता था, ट्रांसपोजन लाइक इंसर्शन। ट्रांसपोजन लाइक इंसर्शन है जो इसमें इंसर्ट हो जाता है, किसमें, रेसेसिव जीन में। तो जब रेसेसिव जीन में बन जाता है तो स्टार्च बाइंडिंग, जब बाइंडिंग, आई थिंक शायद बाइंडिंग नहीं है, ब्रांचिंग, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ये क्या करता है कि स्टार्च को बिल्डअप करता है, यानी स्टार्च बनेगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फ्री शुगर ज्यादा हो जाएगा। कहां ज्यादा हो जाएगा, सीड में। भाई सीड जब मैच्योर हो रहा है तो जो उसका ग्लूकोज है वो रिजर्व फूड मटेरियल में बदलेगा, और रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है प्लस प्रोटीन है प्लस फैट है। ये तीन चीजें तो रिजर्व फूड होती हैं। तो क्या होता है कि जब फ्री शुगर ज्यादा हो जाता है सीड में तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाता है, जिससे उसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। जब वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा
तो सीड ज्यादा फूल जाएगा। लेकिन जब सीड फूल जाएगा और जब ड्राई होने लगेगा तो वो ज्यादा ड्राई हो जाएगा और इसलिए उसकी ऊपर की त्वचा रिंकल्ड हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से इसमें ज्यादा पानी भरा था। जब ज्यादा पानी भरा और वो सूखा तो बिल्कुल ही सूख गया, सारा पानी निकल गया, तो रिंकल्ड हो गया। और रिंकल्ड किस वजह से हुआ कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो नहीं था। ठीक है, तो अब हम आते हैं कॉटलीडन कलर पे। कॉटलीडन कलर क्या है? येलो है और ग्रीन है। तो येलो और ग्रीन क्यों है? क्योंकि येलो का मतलब है यहां पर क्लोरोफिल डिग्रेड हो गया, इसीलिए जो कॉटलीडन कलर है वो ग्रीन से येलो में चेंज हो गया। तो कौन इसे करता है? स्टे ग्रीन जीन है, जिसे हम SGR बोलते हैं। ये डोमिनेंट में तो काम करती है लेकिन रेसेसिव में नहीं काम कर पाती ड्यू टू 6 बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। रेसेसिव में जिसकी वजह से 2 बेस पेयर का एडिशन हो जाता है। ये हो सकता है कि स्प्लाइसिंग डिफेक्ट भी हो जाए, स्प्लाइसिंग डिफेक्ट, और या ये भी हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट हो जाए। यानी these 3 may be the reason कि SGR जीन काम ना करे। अगर SGR काम नहीं करेगा तो स्टे ग्रीन जीन काम नहीं करेगी, तो वो क्लोरोफिल को खत्म नहीं करेगी और कॉटिलीडन में जो क्लोरोफिल है वो उसे ग्रीन बनाए रखेगा। फिर उसके बाद सीड कोट या फ्लावर कलर की बात आई, तो फ्लावर कलर या सीड कोट कलर में जो डोमिनेंट जीन है A, ये क्या करता है? ये एक HLH जिसे हम बोलते हैं हेलिक्स टाइप का एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कलर को प्रमोट करने के लिए काम करता है, यानी ट्रांसक्राइब करता है जीन, जिससे कि कलर बन जाता है। यानी या तो ये ग्रे और वाइट हो जाएगा या येलो और वाइट हो जाएगा। यानी कॉटलीडन कलर या तो ग्रे होगा या वाइट हो जाएगा, येलो वाइट हो जाएगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो हेलिक्स ओ हेलिक्स टर्न की वजह से बन रहा है, हेलिक्स और हेलिक्स क्या है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हेलिक्स है, एक ओ है, इस तरीके से हेलिक्स है। ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, जिससे कि ये उंगली की तरीके से जो ट्रांसक्राइबिंग की जो लीडर सीक्वेंस है उस पर जाके चिपक जाए और ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा दे, फेवर करे। तो इसमें क्या है कि ये बन नहीं पाता है हेलिक्स और हेलिक्स। क्यों नहीं बन पाता? सिंपली G से A में चेंज हो जाता है। यानी गुआनिन चेंजेस इनटू एडेनिन। कहां पर? जहां पर इंट्रॉन की स्प्लाइस साइट है। केवल एक G से एक A में चेंज हो जाता है इंट्रॉन की स्प्लाइस साइट पे। आप जानते हैं कि इंट्रॉन की स्प्लाइस साइट कंजर्व सीक्वेंस है और उसकी वजह से ये डिफेक्टिव हेलिक्स ओ हेलिक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है, जो कि कलर वाले जीन को ट्रांसक्राइब नहीं होने देता, यानी उसके होने में कमी कर देता है। तो इस वजह से सीड कोट कलर
का रेसेसिव में सीड कोट कलर नहीं आ पाता है या फ्लावर कलर येलो नहीं आ पाता है और बिना कलर के हो जाता है जो वाइट है। तो ये कुछ छोटे से एडवांसेस हैं जो मेंडल के बाद हुए। पॉड कलर, पॉड फॉर्म और फ्लावर पोजीशन, इनके बारे में अभी जानकारी नहीं है क्योंकि इनकी जीन अभी क्लोन नहीं हो पाई है। ये जो हमने आपको जानकारी दी ये 2011 तक की जानकारी है जो अभी किताबों में है। 11 तक ये सारे जीन, ये चारों जीन 1, 2, 3, 4, ये चारों जीन क्लोन कर लिए गए थे और उनके प्रोडक्ट को भी स्टडी कर लिया गया था। लेकिन ये जो 3 और हैं इनका अभी क्लोनिंग नहीं हुआ है। हो सकता है 1 आध साल में ये भी रिसर्च में आ जाए तो हम इसके भी कारणों को जान लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ मेंडलिस्ट। इसमें से 2 चीज छूट रही है। वो छूट क्या रही, वो एक ये है कि एक की रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। तो उन्होंने बताया था कि या तो आप फीमेल लीजिए या मेल लीजिए या पलट दीजिए, इस वाले पेरेंट को फीमेल कर दीजिए, उस वाले पेरेंट को मेल कर दीजिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेसिप्रोकल। दूसरा जो टर्म है वो ज्यादा यूज होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब है कि जो एक हाइब्रिड बना था जो कि प्योर पेरेंट से क्रॉस में हाइब्रिड बना, उसको ही किसी भी पेरेंट से, यानी इस वाले पेरेंट से या इस वाले पेरेंट से अगर क्रॉस कराएं तो हम इसे बोलेंगे बैक क्रॉस। लेकिन अगर इनवेरिएबली इसको हम रेसेसिव पेरेंट से बैक क्रॉस कराएं तो वो बैक क्रॉस क्या बन जाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट है, क्रॉस है, तो किस चीज का टेस्ट हम कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाइब्रिड हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है। तो हम जानते हैं कि अगर ये कुछ भी होगा तो ये कम से कम 2 प्रकार के गैमीट्स तो बनाएगा ही, 2 प्रकार के गैमीट्स बनाएगा। तो अगर वो दोनों गैमीट्स अलग अलग होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा, जब हम एक ही प्रकार के गैमीट्स उसकी तरफ भेजें, और वो भी तब भेजें जब वो जो एक गैमीट आ रहा है वो खुद में इतना पावरफुल ना हो कि अपना कैरेक्टर दे दे। तो इसका मतलब रेसेसिव। तो हमने यहां से क्या भेजा, इसके पास एक गैमीट, एक ही प्रकार का गैमीट भेजा, यानी इसमें जितने भी गैमीट होंगे सब एक प्रकार के होंगे, लेकिन वो रेसेसिव है, यानी अगर ये एक ही संख्या में होगा तो ये शो नहीं होगा। तो हेट्रोजाइगस कैसे पता लगेगा, अगर ये इसमें चला गया और अगर ये इसमें चला गया तो ये क्या बनाएगा, एक हेट्रोजाइगस बनाएगा जिसमें कि टॉल आ जाएगा, और ये इसके साथ मिलकर एक पेयर बना लेगा जैसे कि रेसेसिव आ जाएगा। और दोनों, चूंकि दोनों इक्वल मात्रा में गैमीट्स बन रहे हैं और ये एक ही गैमीट आ रहा है तो इनका रेशियो बराबर ही होगा, यानी 1:1 होगा। तो टेस्ट क्रॉस किस लिए है, टेस्ट क्रॉस इज टू चेक द वेदर हाइब्रिड इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो अगर हेट्रोजाइगस है हाइब्रिड तो जैसे ही हम उसकी बैक क्रॉस करेंगे रेसेसिव पेरेंट से, प्योर लाइन से, तो हमें 2 कैरेक्टर दिखाई देंगे। एक वो कैरेक्टर जो डोमिनेंट था, जो दिख रहा था हाइब्रिड में, एक वो कैरेक्टर जो नहीं दिख रहा था। तो दोनों कैरेक्टर दिखाई देंगे और दोनों बराबर मात्रा में दिखाई देंगे। इसीलिए इस प्रकार के बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडलिज्म। अभी भी इसमें अगर आप और पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मेंडलिज्म में प्रोबेबिलिटी आती है, ह्यूमन जेनेटिक्स में भी, पेडिग्री मेथड में भी मेंडलिज्म का यूज़ होता है, और इसमें चाइस का टेस्ट भी आता है। वो हमने यहाँ अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो अगर कोई डिमांड करेगा तो हम उसे बता देंगे। थैंक यू।